नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कथासार पर बात करने वाले हैं। साहिल और शुभम की ये कहानी ना सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस शाश्वत संघर्ष को दिखाती है जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है, लालच और ईमानदारी के बीच की जंग। आज हम इस कहानी की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इंसानी फितरत और काम करने की नीयत अंत में सब कुछ तय करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस प्रेरक प्रसंग में चलते हैं। अब इस कहानी की पूरी फील लेने के लिए ना हमें इसके बैकग्राउंड को समझना होगा। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर। जब सूरज आग उगल रहा था, ये कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि उस भयानक झुलसा देने वाली गर्मी की बिल्कुल सच्ची तस्वीर है। दोपहर के वक्त गांव की गलियां एकदम सूनी, लोग पसीने से तरबतर और बड़े बुजुर्ग बस किसी तरह पेड़ों की छांव तलाश रहे हैं। बस इसी भयंकर चिलचिलाती धूप ने हमारी इस कहानी का असली मंच तैयार किया है। तो हमारी कहानी का पहला मुख्य केंद्र है मशहूर एसी मटन ढाबा। उस तपते हुए गांव के लिए एकदम किसी नखलिस्तान यानी ओएसिस जैसा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ढाबा इतना फेमस क्यों था। इसके 3 सीधे सीधे कारण थे। पहला तो वो जानलेवा गर्मी जिसका जिक्र हमने अभी किया। दूसरा, उस पूरे इलाके में इकलौता एयर कंडीशनर जो सिर्फ और सिर्फ इसी ढाबे पर लगा था। लेकिन तीसरा कारण, जो असल में असली गेम चेंजर था, वो था शुभम के हाथों का जादुई स्वाद। लोग भले ही उस एसी की ठंडी हवा के लालच में ढाबे के अंदर आते थे, लेकिन जो मटन उन्हें परोसा जाता था ना, उसका असली क्रेडिट तो शुभम की बेहतरीन कुकिंग को ही जाता था। जादू तो उसी के हाथों में था। और ठीक यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होती है। लालची सेठ और गरीब रसोइया, ये हमें दिखाती है शोषण की वो कड़वी सच्चाई जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ढाबे के मालिक साहिल खान और हमारे कुक शुभम के बीच का जो अंतर है ना, वो एक बहुत ही गहरी खाई की तरह है। एक तरफ है साहिल खान, एकदम लालची, सारे रिसोर्सेज और उस एसी का मालिक। ढाबे की सफलता का सारा पैसा और सारा क्रेडिट वो अकेला ढकाड़ जाता है। ग्राहकों से लेकर स्टाफ तक सबसे उसका बर्ताव बेहद रूखा है। और दूसरी तरफ है अपना शुभम, जो दिन रात मेहनत करता है, भट्टी की आग के सामने तपकर वो लाजवाब मटन बनाता है, लेकिन खुद भयंकर गरीबी में जीने को मजबूर है। वो अनपढ़ है और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर साहिल उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है। कहानी में सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला पल तब आता है जब हम शुभम के परिवार की हालत देखते हैं। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। मैं कैसा बाप हूं, कुछ न कुछ करके सेठ से पैसे जरूर लेकर आऊंगा। शुभम के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, फीबा और बादल। वो उस भीषण गर्मी में बिना एक मामूली से पंखे के पसीने से लथपथ सोने को मजबूर हैं। एक पिता की ये लाचारी कि वो अपनी दिन रात की मेहनत के बाद भी बच्चों के लिए एक पंखा तक नहीं ला पा रहा है, ये इस कहानी को एक बहुत ही गहरा भावनात्मक मोड़ देती है। अब इस लाचारी का नतीजा क्या निकलता है? जब शुभम आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपनी ही कमाई, अपना बकाया वेतन मांगता है ताकि कम से कम बच्चों के लिए एक पंखा खरीद सके, तो सेठ उसे क्या जवाब देता है? निकल, मेरे धंधे में रुकावट मत डाल, कल से कोई जरूरत नहीं तुझे यहाँ आने की। साहिल ने ना सिर्फ उसे उसके हक के पैसों से महरूम किया, बल्कि मात्र 500 रुपए का एक नोट उसके मुंह पर मारकर उसे बुरी तरह बेइज्जत करके काम से निकाल दिया। ये उस शोषण की इंतहा थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होती है शुभम की नई शुरुआत, राख से फिर से उठने की एक कहानी। एकदम से बेरोजगार हो जाने के बाद शुभम का जो सफ़र है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है। नौकरी जाने के बाद वो बाजार जाता है और किस्मत से अपने एक पुराने दोस्त मिथिलेश से टकराता है। मिथिलेश दरियादिली दिखाता है और उसे उधार पर एक पंखा दे देता है। इसके बाद अपनी पत्नी हरिप्रिया के सपोर्ट से शुभम खुद का एक छोटा सा मटन ढाबा शुरू करता है। खाना तो उसका आज भी उतना ही स्वादिष्ट था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। बिना एसी के उस भयंकर गर्मी में कोई भी कस्टमर वहाँ टिक ही नहीं पाता था। लोग पसीने से नहा जाते थे और धीरे धीरे उसका ये नया ढाबा भी ठप पड़ने लगा। और इसी लगातार गिरते बिजनेस ने एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा कर दिया। क्या शुभम को अपना ढाबा हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा? शुभम और हरिप्रिया अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। कस्टमर्स आ नहीं रहे थे और नौबत यहां तक आ गई कि उनके पास अगले दिन का राशन खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। दोनों ने बहुत ही भारी मन से ये फैसला कर लिया था कि आज उनके ढाबे का बस आखिरी दिन होगा। ये वो पल है जहां लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। पर कहते हैं ना, किस्मत का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। अब आता है निस्वार्थ मदद का फल।
एक एकदम अप्रत्याशित आगमन। जब शुभम हार मानकर अपना ढाबा बस बंद ही करने वाला होता है, तभी एक अजनबी वहां आता है। उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब इंसानियत की असली परीक्षा यहीं होती है। पहले साहिल का रिएक्शन देखिए। उसने उस परेशान कपल की मदद करने से एकदम साफ और बेदर्दी से मना कर दिया। कहा कि ये कोई चैरिटी नहीं है और उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन इसके बिल्कुल उलट शुभम ने क्या किया? अपना खुद का ढाबा डूबने की कगार पर है, भयंकर आर्थिक तंगी है, फिर भी उसने पूरी तरह निस्वार्थ भाव से उस अजनबी कपल को खाना खिलाया और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय दिया। और इस सच्ची इंसानियत का सिला बहुत ही शानदार मिलता है। वो अजनबी जाते जाते कहता है, तुमने हमारी मदद की, आगे जाकर हम तुम्हारी मदद करेंगे। पता है वो मजबूर सा दिखने वाला इंसान कौन था? वो असल में शहर का एक बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन था। ये पल हमें सिखाता है कि अगर आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की भलाई करते हैं तो वो कभी बेकार नहीं जाती। उस व्यापारी ने शुभम की इस मेहमान नवाजी से खुश होकर वादा किया कि वो इस भलाई का कर्ज जरूर चुकाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर, ईमानदारी की जीत, यानी जब बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए, इसे कहते हैं असली काव्यात्मक न्याय या पोएटिक जस्टिस। वो बिजनेसमैन अपना वादा निभाता है और शुभम के लिए एक बिल्कुल नया शानदार एसी ढाबा बनवा कर देता है। अब जैसे ही वो एसी वाली कमी पूरी हुई, कस्टमर्स फिर से शुभम के लाजवाब खाने की खुशबू के दीवाने होकर खींचे चले आए। और दूसरी तरफ साहिल का वो ढाबा पूरी तरह से ठप पड़ गया, क्योंकि एसी तो था लेकिन स्वाद का वो जादू बिखेरने वाला रसोइया अब उसके पास नहीं था। अंत में साहिल को अपनी उस भयानक गलती का एहसास होता है जो उसने लालच में अंधी होकर की थी। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या सच्ची सफलता कभी भी दूसरों का शोषण करके हासिल की जा सकती है, या फिर ईमानदारी और बिना किसी स्वार्थ के किए गए कर्म ही आखिर में सबसे मीठा फल देते हैं? ये सिर्फ एक गांव के ढाबे की कहानी नहीं है, बल्कि आज के हमारे जीवन, हमारे काम करने के तरीकों और हमारे व्यवहार का एक बहुत बड़ा आईना है। अपने कर्मों के फलों और व्यावसायिक नैतिकता पर इस सवाल के जरिए एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस कथा सार में बस इतना ही।